Welcome, dear friends, once again. And today I am here with the Hindustan Times. It's a regular feature of Hindustan Times, and this topic is given heading as a number theory. और इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो है हमारा डिमांड वेलफेयर ग्रोथ. डिमांड वेलफेयर एंड ग्रोथ. वेलफेयर ग्रोथ भी होना चाहिए देश में. ग्रोथ को हम कैसे समझते हैं? जब ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी का संबंध होता है. वेलफेयर, आवर कंट्री इज़ नोन एज वेलफेयर कंट्री. जो हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो वेलफेयर की तरफ फोकस करते हैं. और डिमांड अगर है, बना रहना चाहिए इकोनॉमी में, जिसकी बात किन्स साहब कहते हैं एग्रीगेट डिमांड C+I+G+X-M. तो डिमांड, वेलफेयर और ग्रोथ, द बजट ट्राइलेमा. अब यही है, एक बजट को बनाने में बहुत सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में लेके चलना पड़ता है. ग्रोथ भी होना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट में आपके एक्सपोर्ट का शेयर भी बढ़ना चाहिए. वैसे भी हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट किया था, जो हमारी पब्लिक सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी थी, जो लॉस में जा रही थी. वहाँ से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है. उससे पहले मनमोहन सिंह थे और 1991 में ही मनमोहन सिंह थे और देश का सोना गिरवी रखा गया था. फिर वहाँ से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी व्यापकता आई और उसने ग्लोबलाइजेशन के मार्ग पर चलने का फैसला किया. और इकोनॉमी में जो वर्स्ट इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे रिकवरी में आई, लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया. और इसके पीछे कारण जो है पॉलिटिकल विल पावर कह लिया जाए, अनप्लान्ड एक्सपोजर टू द ग्लोबलाइज्ड मार्केट. अब ये सारे बहुत सारे कारण ढूंढे जा सकते हैं इसमें. फिलहाल उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है. और हम आज का जो ये न्यूज़पेपर है, मैं हमेशा लेट अस स्टार्ट दैट. एंड हमेशा अपने वीडियो को अनएडिटेड ही रखता हूँ, कभी एडिट नहीं करता हूँ. वाई टू वेस्ट टाइम, चूँकि ये हॉबी एक बन गई है इसलिए जस्ट. तो डिमांड, वेलफेयर, ग्रोथ, द बजट ट्राइलेमा. द NSO, जो हमारा जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, the NSO released the first advanced estimates for GDP for the current financial year on Jan 7. When seen from a year-on-year perspective, India's economy is expected to lose momentum in 2024-25. अगर प्रीवियस ईयर से तुलना करें, जिसको आगे चर्चा भी किया गया, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम 8.2% in 23-24, ओके, GDP growth rate is slashed, expected to fall 6.4 in 24.2. मतलब ये डाउनफॉल को दिखा रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में. बट रीडिंग टू मच इनटू द ईयर टू ईयर फॉल इन GDP ग्रोथ रेट माइट गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी करंट प्रॉब्लम्स. ओके, इकोनॉमी के केवल इतना ही कह दें कि 8.2 से 6.4 आया तो लगता है कि बड़े प्रॉब्लम को हम छोटा करके देख रहे हैं, बट प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ बड़ा है, जैसा कि इसको पढ़ने से मुझे समझ में आया. तो लेटेस्ट स्टार्ट थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए. ओके, आई थिंक इट शुड बी फाइन. तो ये हमारा है पहला, इसको कवर करने का पहला जो प्रयास किया गया. 8.2% GDP ग्रोथ इन 23-24 वाज मोर फिजिकल कंसोलिडेशन देन एक्चुअल ग्रोथ. ओके, एक्चुअल ग्रोथ जो है उससे फिजिकल कंसोलिडेशन ज़्यादा था, एक्चुअल ग्रोथ इतना नहीं था. टेक्निकल स्पीकिंग, GDP इन इज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. GVA इज द सम ऑफ वैल्यू added across different sectors, primary sector, secondary sector and tertiary sectors of the economy, and therefore a better measure of growth in actual production. Net indirect taxes are indirect taxes less subsidies. Okay, जिसको हम NIT कहते हैं, net indirect taxes NIT is equal to IT minus subsidy. तो net indirect taxes are indirect taxes less subsidies, which means that a contraction in subsidies can generate tailwinds for GDP growth. While GDP growth was 8.2% in 23-24, GVA growth
GVA growth came in much lower at a 7.2%. This was because net indirect taxes grew at a massive 19.1% in 23-24, the highest this number has been since 2009-10. तो टैक्स की मात्रा बहुत बढ़ गई, नटसेल में यही समझें इसको ना। कम 2009-10 से तुलना करके बताया गया कि टैक्स की मात्रा बहुत बढ़ गई. इट वॉज इसेंशियली अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिडक्शन इन सब्सिडीज फ्रॉम द पीक ऑफ द पैंडेमिक with the union government's subsidies falling even in nominal terms between 22-23 and 23-24. The first advanced estimates have projected a GVA growth of 6.4%, same as the GDP growth number. This means that the slowdown in actual production, which is what value added measures over last year, is lower than 1 in GDP. Once again, the number lies in growth, the net indirect tax part of the equation. It is expected to come down from 19.1% in 23-24 to 5.9% in 24-25. तो ये फिगर आपके सामने है. ये फिगर बहुत कुछ कहता है. अभी इसको देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में इसको दिखाने का प्रयास किया गया. तो लेट अस सी इन पिक्टोरियल फॉर्म आल्सो. एनुअल ग्रोथ रेट इन GVA, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड GDP, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25. GVA -4.1%, 20-21. 21-22 9.4, 6.7, 7.2 एंड फाइनली 6.4. तो ये फ्लक्चुएटिंग रहा है. 21-22 में सुपर इकोनॉमी. NIT की बात देख लीजिए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी -22.4 NIT, then 13.6, 10.6 and 19.1 and finally 5.9 to 24-25 में. GDP जो कि नेगेटिव हो गया था, ये सब कोरोना का है इसलिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं लगता इस वैल्यूज़ का, है ना. 9.7 GDP, 7, 8.2 एंड फाइनली 6.4. नेक्स्ट जो पैरामीटर्स लिया गया है, नेक्स्ट देखते हैं. देन देयर इज द नीड टू पुट पेंट अप डिमांड इन पर्सपेक्टिव. ठीक है, डिमांड को फोकस में रखने की जरूरत है. द पैंडेमिक इकोनॉमिक डिसरप्शंस लार्जली अ फंक्शन ऑफ द सीवियर लॉकडाउन विच लास्टेड मोर देन 2 months in the first quarter of 2021 and the longer disruptions to contact intensive services inflicted an annual contraction of 5.8% in India's GDP in 2021. The contraction was 4.1% in terms of GVA because the contraction threw the Indian economy off its natural pre-pandemic growth path. Growth numbers in subsequent years have had incrementally diminishing pent-up demand. The best way to look at this is to read year-on-year growth numbers along with compound annual growth rate CAGR. Compound annual growth rate of that year. GDP GVA data compared to pre-pandemic 1920 levels. This data speaks for itself. Barring 23-24, a rising CAGR, compound annual growth rate, from pre-pandemic level of GVA has been accompanied by a falling year-on-year growth. This is basically the dissipation of a pent-up demand tailwinds. The most important and concerning point in the data is that India's 24-25 GVA has been just a 5% growth, okay, compared to pre-pandemic levels. Put simply, a lot of the 7% plus growth we saw in recent years was just the economy catching
up to its pre-pandemic path. And same thing we can explore here through pictorial presentation. Pent-up demand tailwinds to growth are weakening now. Annual growth in GVA GDP along with the compound annual growth rate from 1920, which gives an idea of economy regaining its. अब GVA को देख लें, ईयर टू ईयर रिमार्क्स क्या है, 21-22 9.4, 6.7, 7.2 and 6.4 finally. And GVA compound annual growth rate 1920, okay, 2.4, 3.8, 4.6, 5. GDP year to year 9.7, 7, 8.2, 6.4. GDP 1.7, 3.4, 4.6 and 4.9. यहाँ ईयर टू ईयर के बेस पर दिखाया, ये करंट हो गया, ये 1920 का, ये भी 1920 का दिखाया गया। ओके, चलिए अब थर्ड पैरामीटर जो है इसका वो क्या है, एंड रिकवरी इज skewed towards sectors which are less employment intensive. Okay, just one subsector, namely financial services, real estate and professional services, accounts for 29.1% of the growth in GVA. Okay, 30% लगभग growth rate है, my God. GVA between 1920 and 24-25. Its employment share in the economy according to latest available data 23-24 PLFS का डेटा है, इज जस्ट 2.9%. देख लीजिए, शेयर इतना, एम्प्लॉयमेंट इतना. इफ वन वर टू एड द इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज विच हैज एन एम्प्लॉयमेंट शेयर ऑफ जस्ट 0.5%. The cumulative addition to GVA between 1920 and 24-25 becomes 31.8%. शेयर इतना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इतनी. This basically means that only almost 1/3 of the growth in GVA post-pandemic has come from sectors which employ just 3.4% of the workers in the economy. Okay, while this income employment asymmetry is more a structural problem for the Indian economy than post-pandemic phenomena. It highlights the fact that a large part of the economic growth actually does little to boost mass demand. This also explains why a substantial part of the population is so keen on provision of various kinds of welfare benefits during elections. Such benefits offer a much needed cushion to their consumption spending. The problem is this cushion is dependent on the revenue cushion from the low employment but high value sectors. This is exactly what makes India's political economy extremely complicated, and this is what the coming budget will have to deal with. बहुत अच्छे से इस बात को रखा गया है कि भारत में इलेक्शंस जो है और फ्रीबीज है ना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बनाता है. सबको कंप्लायंस में रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है. द एम्प्लॉयमेंट इनकम मिसमैच इन इंडियन इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ GVA ग्रोथ आफ्टर पेंडेमिक एंड एम्प्लॉयमेंट शेयर एज सीन इन 23-24 PLFS फिगर्स इन परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट शेयर. एग्रीकल्चर एलाइड का 46.1, कंस्ट्रक्शन 12, एग्रीकल्चर अभी भी हाईली 46.1, construction 12, manufacturing 11.4, electricity and other utility services 0.5, mining and quarrying 0.2, trade, hotel, transport, storage, communication 17.9, public administration, defense and other services 9, and financial services, real estate, professional services 2.9. 1, 2, 3, agriculture, then construction, then manufacturing. No, इसके ट्रेड होटल चाहिए, कंबाइंड है ये, इसलिए 17.9 इंडिविजुअली. ओके ना, तो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन को एक में क्लब कर दिया, सर्विसेज सेक्टर के सारे, तो 17.9. नाउ शेयर इन GVA ग्रोथ बिटवीन 1920 एंड 24-25.
10.9 14 ये सेक्टर इधर लिखा हुआ है। हाँ 10.9 एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन 14.1 मैन्युफैक्चरिंग 17.5 इलेक्ट्रिसिटी 2.7 माइनिंग एंड क्वायरिंग 0.8 ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 12 and 13 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विसेज एंड 29.1 फाइनेंशियल सर्विसेज रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके तो ये है हमारा। तो 10.9 कहाँ 46 पॉइंट एलाइड जीबीए ग्रोथ बिटवीन। ओके एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, तो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पाया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये समझने को ये मिला कि जो हमारा जो करंट जीडीपी ग्रोथ रेट है, देयर इज़ अ नीड टू मैच विद द वेलफेयर मेजर्स टू बी टेकन, उसको भी ध्यान रखना है। ग्रोथ करें हम, वेलफेयर का भी ध्यान रखना है, और डिमांड को इकोनॉमी बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड से ही हमारी इकोनॉमी को ताकत मिलेगी। और डिमांड जिसे कहते हैं ना एडी इक्वल टू एस, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा तो लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट और कम्युनिटी मार्केट हर जगह इक्विलिब्रियम होगा। और कुल मिला के यही इक्विलिब्रियम की तलाश है हमें, आपको, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे फिजिक्स में बात करें, चाहे केमिस्ट्री में ऑक्टेट और डुएट कहा जाता है। NaCl कंपाउंड बनाता है तो Na+Cl है ना, Cl को ऑक्टेट और Na एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वो भी एक ऑक्टेट बनाता है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम की तलाश लिविंग नॉन लिविंग सब वो ज़रूरत है। तो उस इक्विलिब्रियम के लिए ही हमको बजट में जो ट्रिलॉजी की बात की जा रही है, डिमांड, वेलफेयर एंड ग्रोथ, सबको देख के चलना है। थैंक यू।